नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। मैं निशीष मिश्रा आज आपके लिए लेकर के आया हूं सामान्य अध्ययन के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाएं आरओ पीसीएस या अन्य जो भी वनडे एग्जाम्स हैं सभी के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अगर इस वीडियो पर हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो हम इसके लिए आगे भी सीरीज़ जो है चलाते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, यानी नई शिक्षा नीति जो आई है 2020 के लिए, उसके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर ये सवाल पूछा जा रहा है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिए, पेपर में ये आपको मिलने के पूरे चांस है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो समिति बनी थी जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में ये आ सकता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अक्सर करके आप पेपर में इसी प्रकार के सवाल देखते हैं जो थोड़ा सा हटकर होते हैं और फिर हमें लगता है कि ये सवाल जीएस में कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो वो यहीं से होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, तो हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने वाले पहले भारतीय थे दस्तगीर उर्फ साबू। ठीक है, इनका जन्म भारत में ही हुआ था 1937 के आसपास और उसके बाद जो है ये चले गए अमेरिका और वहाँ पर जाकर के इन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में काम किया। तो ध्यान रखेंगे, दस्तगीर उर्फ साबू वो पहले व्यक्ति हैं जो कि हॉलीवुड फिल्मों में काम किया जिन्होंने। अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया। हिंदी के विख्यात साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एकमात्र फिल्म कौन सी थी? तो ये बहुत ही हटके सवाल है, पेपर में इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलते हैं कि प्रेमचंद ने, वैसे तो प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियाँ लिखी और प्रेमचंद को हम कथा सम्राट भी कहते हैं, कलम का सिपाही इन्हें कहा जाता है, और इन्होंने बहुत सारी कथाएं लिखी हैं, कथा संग्रह लिखे हैं मानसरोवर नाम से, लेकिन इन्होंने एक फिल्म भी लिखी है और वो एक ही फिल्म है, इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस फिल्म का नाम क्या है? ऑप्शन है मजबूर, तीसरी कसम, मिल या खून पसीना। इसका सही जवाब है विद्यार्थियों ऑप्शन ए मजबूर। ध्यान रखना, ये जो फिल्म है ये लिखी है प्रेमचंद ने, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस फिल्म में प्रेमचंद ने एक छोटा सा किरदार भी यानी छोटा सा रोल भी प्ले किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है। आगे देखिए, भारत में फिल्म फेयर पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत में फिल्म फेयर पुरस्कारों की शुरुआत हुई है 1954 से। ध्यान रखेंगे 1954। चलिए देखिए, अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, आप देख सकते हैं एकलव्य पीसीएस, यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे हम लोग, किस स्कूल ने वेदों के अधिकार के रूप में ब्राह्मण वर्चस्व के पुजारियों को चुनौती दी थी? यानी वह कौन सा दर्शन था, कौन सा फिलॉसफी था जिसने वेदों के अधिकार के रूप में ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी? अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा गहराई से है। तो ऑप्शन है आपके सामने चारवाक दर्शन, आजीवक स्कूल, पूर्वा मीमांसा या वेदांत। इसका सही जवाब है विद्यार्थियों चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन अपने आप में बहुत ही विवादित दर्शन है। चारवाक दर्शन को देने वाले व्यक्ति हैं ऋषि चारवाक। ठीक है, ऋषि चारवाक ने ये दर्शन दिया है और ये जो दर्शन है विवादित इसलिए है क्योंकि इसने वेदों की सत्ता को मानने से बिल्कुल मना कर दिया। और चारवाक दर्शन जो है वो निष्क्रियता पर बल देता है कहीं ना कहीं। जैसे चारवाक दर्शन में ये कहा जाता है, जो लाइनें कही जाती हैं चारवाक दर्शन में वो क्या है वो मैं आपको जरा बता देता हूँ। वो लाइनें हैं, याव जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्म भूतस्य देहस्य पुनर्आगमन कुतः। यानी इनका मतलब ये है, जो पहली लाइन है या जीवेत सुखम जीवेत, यानी जब तक जियो सुख से जियो। फिर लाइन है ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यानी अगर घी पीने का मन कर रहा है और आपके पास नहीं है तो आप ऋण लेकर भी घी को पी लो। क्यों? भस्म भूतस्य देहस्य, यानी जब मरने के बाद आपकी जो देह है, जो आपका शरीर है, जब भस्मीभूत हो जाएगा, जब अग्नि में समर्पित हो जाएगा,
जब शरीर जल जाएगा तो ऋण को वापस करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी या आपको कोई ऋण नहीं चुकाना पड़ेगा। बेसिक बात यह है कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो, और जब आप मर जाएंगे तो आपको कर नहीं चुकाना पड़ेगा, जो आपने ऋण लिया है वो नहीं चुकाना पड़ेगा। बेसिकली बात इतनी सी है। तो मतलब ज़िंदगी को मौज से जियो, बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ये हमें सिखाता है चारवाक दर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, योग के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? अब इस सवाल का जवाब बहुत लोग गलत दे सकते हैं। हो सकता है आपने इस सवाल का जवाब सोचा हो पतंजलि, तो अगर आपने ऐसा सोचा है तो आप भी गलत हैं, ध्यान रखेंगे। देखो, इस सवाल का जो सही जवाब है विद्यार्थियों, वो है शिव, क्योंकि भगवान शिव को कहा जाता है आदि योगी। ध्यान रखना, अगर कभी आपसे पूछे योग दर्शन के पिता कौन हैं, मतलब योग के पिता कौन है, तो आप जवाब देंगे भगवान शिव। लेकिन अगर यहाँ पर प्रश्न पूछ ले योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, योग दर्शन, अभी यहाँ पे केवल पूछ रहा है योग के पिता, तो अगर यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो फिर ऐसी स्थिति में जवाब इसका शिव नहीं होगा, तब इसका जवाब हो जाएगा महर्षि पतंजलि। ठीक है, तो जैसे पूछे वैसे ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा स्कूल सिर्फ जैन और बौद्ध धर्म की वजह से अपनी कला के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे। तो ये जो स्कूल है विद्यार्थियों, ये है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, जो काफ़ी फेमस है। कनिष्क के समय पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ मथुरा कला स्कूल। और इसकी जो मूर्तियाँ होती हैं, पेपर में सवाल ये भी आ जाता है कि मथुरा कला स्कूल की जो मूर्तियाँ हैं उनको बनाने में किस प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो पत्थर होता है लाल बलुआ। लाल बलुआ पत्थर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है इन मूर्तियों को बनाने में। मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दूंगा, उसे आप देख लेना, ठीक है। और हमारे यहाँ जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर इसे कहा जाता है पटिया। तो पटिया आप सभी लोगों ने देखी होगी, उसी पटिया का इस्तेमाल किया जाता है मूर्तियों को बनाने के लिए मथुरा कला शैली में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बहुत ही कॉमन सवाल है, सबको इसका जवाब पता होगा, और इसका सही जवाब है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी, WC बनर्जी ने शॉर्ट में कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? तो वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था विद्यार्थियों 1883 के इलाहाबाद अधिवेशन में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसने सातवाहन वंश की स्थापना की? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पेपर में आया है। और सातवाहन वंश के संस्थापक हैं विद्यार्थियों सिमुक, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस सातवाहन वंश के राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर अंकित है? थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देखते हैं कितने लोगों को इसका जवाब पता है। सातवाहन वंश के किस राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर अंकित है? देखिए सांची का स्तूप कहाँ पर है? सांची में है, मध्य प्रदेश में, और इसे बनवाया था किसने? अशोक ने। तो इसका जो प्रवेश द्वार है उस पर किस सातवाहन वंश के राजा का नाम अंकित है? ऑप्शन आपके सामने है, सिमुक, कान्हा, सातकर्णी या कृष्णा। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों सातकर्णी, ठीक है, ऑप्शन सी। आप देख सकते हो यहाँ पे व्याख्या दी हुई है, सातकर्णी प्रथम ही वह शासक है जिसका उल्लेख सांची के स्तूप के तोरण, तोरण मतलब होता है प्रवेश द्वार, वहां पर हुआ है। आगे देखिए, निम्न में से किस सातवाहन शासक ने अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम भी जोड़ा? ऑप्शन है सातकर्णी, शिव स्मृति, गौतमी पुत्र सातकर्णी या वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। इसका सही जवाब है विद्यार्थियों ऑप्शन डी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। आप देख सकते हैं गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था जिसने 25 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये हम यहाँ पे इसको करेक्ट करेंगे, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी ना हो करके ऑप्शन सी है, ठीक है, ध्यान रखना,
ये गलत टाइप हो गया है यहाँ पे, ऑप्शन डी नहीं है इसका जवाब, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए व्याख्या में बिल्कुल सही सही लिखा हुआ है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था, जिसने लगभग 25 वर्षों तक शासन करते हुए अपने साम्राज्य की खोई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया, अपितु एक विशाल साम्राज्य की भी स्थापना की। यह ऐसा पहला राजा था जिसने अपने नाम के साथ माता का नाम जोड़ा। अब देखो इसको आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, देखो क्या लिखा है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, अब गौतमी किसी पुरुष का तो नाम होगा नहीं, तो ऑब्वियस बात है इसकी माता ही है, तो ठीक है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी यानी ये अपनी माता का नाम अपने नाम के साथ जोड़ता था। अगला प्रश्न देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में, ठीक है, और ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, ध्यान रखना। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ऋग्वेद के रचयिता कौन हैं, आखिरकार किसने लिखा है ऋग्वेद, मतलब ऋग्वेद नहीं, गायत्री मंत्र बेसिकली, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है। आगे देखते हैं, अगला सवाल भूगोल से है, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चक्रवात होते हैं विद्यार्थियों 2 प्रकार के, जैसा कि आप देख सकते हैं चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं शीतोष्ण चक्रवात, जैसा कि आप यहाँ देख पाओगे, यानी टेम्परेट साइक्लोन, और दूसरे होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन। यही 2 चक्रवातों के प्रकार होते हैं, इसके अलावा अन्य कोई प्रकार नहीं होता, इनका ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है चक्रवात के लिए कौन सा शब्द चीन सागर और प्रशांत महासागर में लागू या इस्तेमाल होता है? यानी अगर कोई चक्रवात चीन सागर या प्रशांत महासागर में आएगा तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? तो विद्यार्थियों ऑप्शन है आपके सामने हरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो ध्यान रखना, चीन में आने वाले जो चक्रवाती तूफान हैं उनको कहा जाता है टाइफून, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चीन में आने वाले जो चक्रवाती तूफान होते हैं उन्हें कहा जाता है टाइफून। और अगर हम देखें हरिकेन कहाँ आते हैं, तो विद्यार्थियों हरिकेन आते हैं कैरेबियन सी में, ध्यान रखना, कैरेबियन, ये आते हैं कैरेबियन सागर में हरिकेन। टाइफून चाइना में आएंगे, मैंने बता ही दिया। अगर हम देखें टॉर्नेडो कहाँ आते हैं, तो टॉर्नेडो आते हैं अमेरिका में, टॉर्नेडो हो गया, ठीक है, ट्विस्टर हो गया, ये सब जो है यहाँ पर आएंगे। अगर कोई पूछे विली विली कहाँ आते हैं, तो विली विली ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। बागियो कहाँ आता है, तो बागियो फिलीपींस में आता है। टाइफू कहाँ आता है, तो टाइफू जापान में आता है। तो ये जो है साइक्लोन्स के नेम हैं, और आप अगर नोटिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि सभी के सभी ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कोई ना कोई। जैसे देखिए हिंद महासागर में वितरित चक्रवातों के लिए कौन सा शब्द आता है? तो देखिए हिंद महासागर में अगर हम देखें तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि हरिकेन कहाँ आएगा, तो हरिकेन आएगा कैरेबियन सी में। टॉर्नेडो कहाँ आएगा, टॉर्नेडो आएगा यूएसए में। टाइफून कहाँ आएगा, चाइना में। तो एक ही बचा, तो यहाँ पर कोई विशेष नाम नहीं है। हिंद महासागर में अगर कोई चक्रवात आएगा तो उसे चक्रवाती बोल देते हैं, बेसिकली उष्णकटिबंधीय चक्रवाती कह देते हैं। आगे देखिए, ये सवाल बहुत ही बढ़िया है, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, और यहाँ पर सही मिलान जो है आपको करना है। आपने अगर नदियों को पढ़ा होगा तो गंगा नदी में आपने पढ़े होंगे पंचप्रयाग, तो उन्हीं पंचप्रयागों से ये सवाल है। अब यहाँ 5 के 5 प्रयाग तो नहीं दिए हैं, लेकिन 4 दिए हैं, ठीक है, तो उनका आपको सही मिलान करना है। देवप्रयाग की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो देवप्रयाग जो है वह सही मिला हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि पंचप्रयागों में 2 नदियों का संगम है, ठीक है, और उन 2 नदियों में एक नदी कॉमन रहने वाली है जो कि है अलकनंदा। तो एक अलकनंदा तो होगी, बाकी आपको याद करनी है। तो देवप्रयाग जो है वो संगम है भागीरथी और अलकनंदा का, बिल्कुल सही मिलान है। रुद्रप्रयाग में संगम है भागीरथी और मंदाकिनी का, ये भी सही मिला हुआ है। कर्णप्रयाग में संगम है अलकनंदा और पिंडार का, ये भी सही मिला हुआ है। और विष्णुप्रयाग में है अलकनंदा और धौलीगंगा का, यानी ये सभी सही मिले हुए हैं, यानी इसका सही मिलान हो जाएगा 1, 2, 3, 4, जैसा कि आप देख पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आप देख सकते हैं, इसकी व्याख्या है। देवप्रयाग में संगम होता है भागीरथी अलकनंदा का, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा का, कर्णप्रयाग में पिंडर और अलकनंदा का, और विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा और अलकनंदा का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी उत्तराखंड के पौनी गढ़वाल जिले में दूध टोली पर्वत से निकलती है और फर्रुखाबाद के पास आकर के गंगा से मिल जाती है?
तो अगर आपने नदियों को सही से पढ़ा है, मैंने इस पर पूरा लेक्चर लिया है गंगा नदी के ऊपर, आप चाहें तो उसमें देख सकते हो, तो आप ये पाओगे कि ये जिस नदी की बात हो रही है वो नदी है रामगंगा। ठीक है, रामगंगा वो नदी है जो उत्तराखंड से निकलती है और फर्रुखाबाद के निकट बेसिकली कन्नौज की हम बात करें, यहाँ पे कन्नौज के निकट आकर गंगा में मिल जाती है उसके बाएं किनारे से। ठीक है, तो रामगंगा की यहाँ पर बात हो रही है। चलिए आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या भी दी हुई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा गंगा की सहायक नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? तो अमरकंटक पठार कह लें या यहाँ पर हम कह दें दक्षिण से आकर के गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी, दोनों का जवाब एक ही होगा। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों सोन। ठीक है, काली या शारदा नदी नेपाल से आती है उत्तर दिशा से, सोन नदी दक्षिण से आ रही है, यमुना नदी हम लोग जानते ही हैं यमुनोत्री से आती है, गंडक भी नेपाल से निकलती है। तो अमरकंटक पठार से निकलने वाली एकमात्र नदी जो गंगा की सहायक है वो है सोन। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है? देखिए ये सवाल सारे के सारे गंगा से ही हैं। अगर आपने गंगा को मैप के माध्यम से पढ़ा है तो आप ये सारे सवाल कर पाओगे, अन्यथा आपसे नहीं होंगे ये। तो ये सारे के सारे मैंने व्याख्या की है उस वीडियो में, आप एक बार उसको देख लीजिए। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों गंडक। कैसे है तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि ये कैसे क्या हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गंगा की कौन सी सहायक नदी बाएं छोर पर नहीं मिलती है? तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं। बाएं छोर का मतलब क्या हो गया? गंगा ऐसे आ रही है, बाएं छोर का मतलब हो गया, देखिए कोई भी नदी जब बहती है तो उसकी दिशा के अनुसार उसके छोर डिसाइड होते हैं। जैसे अब इस तरीके से जा रही है तो नीचे वाला इलाका हो गया राइट, ऊपर वाला हो गया लेफ्ट। तो ये कह रहा है कि बाएं छोर से नहीं मिल रही है, मतलब राइट से आकर मिल रही, तभी तो होगा। तो रामगंगा देखो लेफ्ट से आकर मिलती है, कोसी लेफ्ट से आकर मिलती है, महानंदा लेफ्ट से आकर मिलती है। एक ही बची जो है सोन, जो कि दक्षिण हम कह लें या गंगा के दाएं किनारे से कह लें, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों सोन। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण क्यों होता है? तो बहुत ही सामान्य जवाब है इसका। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण हम लोग जानते हैं कब होता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो बहुत ही लॉजिकल चीज़ है ये। ऑप्शन है अंतरिक्ष में धूल के कारण, चंद्रमा के वायुमंडल में धूल के कारण, पृथ्वी के वायुमंडल में धूल के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो अंतरिक्ष में तो ऐसी कुछ खास धूल होती नहीं है और चंद्रमा के पास तो वायुमंडल ही नहीं है, तो धूल कैसे होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी में धूल होने के कारण, पृथ्वी के वायुमंडल में धूल होने के कारण। आगे देखते हैं, डायमंड रिंग की घटना किस प्रकार के सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है? तो डायमंड रिंग तब होता है जब हो पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब टोटल सोलर इक्लिप्स होगा तब घटना होगी डायमंड रिंग की। इस फोटो में आप उसको देख सकते हो। आगे देखते हैं अंतिम प्रश्न, कौन सा राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित है? कावेरी जल विवाद, देखिए पेपर में जल विवादों से सवाल आ जाते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए होंगे तो वहां पर ये आपको मिल जाएंगे। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी। ये वो 4 राज्य हैं जो कि जुड़े हुए हैं कावेरी जल विवाद से। व्याख्या में आप इसको देख सकते हो। चलिए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी कावेरी नदी जल विवाद से संबंधित राज्य हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही विकल्प है। तो ये थे हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य PCS, और अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें एकलव्य अकेडमी कासगंज। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।